हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट के जो लगातार प्रैक्टिस सेट जीएस के कराए जा रहे हैं उसी के अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में। यदि आपने जो पिछले प्रैक्टिस सेट हमने कराए वो यदि वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर उन प्रैक्टिस सेटों को भी देखें। और आपको बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों से ही आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हम एक प्रश्न में जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यानी बताते हैं कि किस तरह से आपके यानी एक प्रश्न में और भी प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और उन प्रैक्टिस सेटों को भी अच्छे से देखें, क्योंकि जीएस के जो जितने भी प्रश्न हैं वो आपके यानी सभी इन्हीं यानी प्रैक्टिस सेटों में से बनेंगे। क्योंकि यानी जो जीएस के प्रश्न है वो कहीं अलग से तो नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि एक प्रश्न को घुमा करके यानी दूसरे तरीके से भी जो पूछा जाता है उसको भी हम बताते हैं कि आपको मतलब किस तरह से भी और पूछा जा सकता है उस प्रश्न को। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपकी यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित कोई भी यानी सूचना होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप यानी इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मन कैस्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा यानी लहराया था? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन ए मैडम कामा, ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए मैडम कामा। यानी मैडम कामा ने 1907 में जर्मन कैस्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। और ये जो मैडम जी कामा थी ये यानी लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का इन्होंने भ्रमण किया था। ये मतलब लंदन, जर्मनी और अमेरिका में भी यानी गई थी अपने यानी प्रचार प्रसार के लिए कि हमें मतलब आज़ादी मिले, हमारे देश को यानी आज़ादी मिले। इसके लिए लंदन, जर्मनी और अमेरिका भी यानी गई थी। और ये जो आपका ये स्टुटगार्ट है, ये आपका जर्मनी में है। कहाँ पर है? ये आपका जर्मनी में है। कहाँ पर है? ये जर्मनी में ये है। और ये 22 अगस्त 1907 को कब यानी 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने की विख्यात हुई। किसके लिए? यानी सातवीं जो यानी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, सातवीं जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की जो यानी बैठक हुई थी उसमें यानी तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने फहराया था। कब? 22 अगस्त 1907 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका सही ऑप्शन सी मुंबई में। कहाँ पर स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में ये स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया भारत के जो प्रमुख जैसे नगर है मुंबई, उसके दक्षिणी में समुद्र तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये समुद्र तट पर ये स्थित है मुंबई के यानी किसमें? दक्षिण में। और इसका
यानी ये जो द्वार यानी बना था वो कब बना था? 1911 में यानी बना था। कब बना था? 1911 में बना था। और वो भी कब? यानी किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की मुंबई यात्रा की याद में बनाया गया था। किसकी याद में? किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की मुंबई यात्रा की यादगार में ये बनाया गया था। कब? 1911 में। और कहाँ पर? मुंबई के दक्षिणी समुद्री तट पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। 1911 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन इंडिया मुस्लिम लीग और अगला ऑप्शन बी है नरमपंथी चरमपंथी, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, या ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग। क्या? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने किसकी की थी? ये की थी आपकी 1916 की जो बैठक हुई थी जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग की यानी जो बीच समझौता हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी यानी बॉम्बे, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी यानी बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो बॉम्बे में आयोजित की गई थी। और ये जो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कब? 28 दिसंबर 1885 को यानी इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पर? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये आयोजित किया गया था। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने ने? यानी 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और कब? 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने? यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? जो 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो 72 प्रतिनिधियों की जो बैठक हुई थी उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी। आपको बता दें कि आपसे जैसे किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये तो एक नॉर्मल प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। और इसी में और भी प्रश्न जैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे 28 अब जैसे इसमें ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो किस यानी डेट को हुई थी, या किस जगह हुई थी, या इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, या इसमें यानी इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी। इससे कम से कम 4 से 5 प्रश्न बन सकते हैं। एक इस प्रश्न से इससे 4-5 प्रश्न बन सकते हैं। उन्हीं सभी प्रश्न को हम साथ के साथ बताते चले जाते हैं कि आपका मतलब इस टॉपिक से यानी जैसे ये एक प्रश्न है, इससे और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। वो सभी प्रश्न आपके इसमें हम बता रहे हैं कि आपके मतलब कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें और लगातार देखें। अगला प्रश्न नंबर 5। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया।
ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949, ऑप्शन सी 28 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 28 जनवरी 1950 को। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था, यानी 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो अस्तित्व में 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। और इसकी यानी जो संविधान में बात की गई है वो आपकी गई है अनुच्छेद 124 से 147 तक। कितने तक? 124 से लेके 147 तक इसे वर्णित किया गया है। इसे यानी क्या किया गया? बढ़ती किया गया है, जिसमें यानी नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव है। किसमें? अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। और इसकी जो नींव रखी गई वो 28 जनवरी, यानी ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 28 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वह मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन ए 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश, ऑप्शन बी 84 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश, ऑप्शन सी 81 आधे डिग्री पूर्व रेखांश या ऑप्शन डी 83 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, यानी 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश वह यानी मेरिडियन जो भारत का मानक समय लिया गया है। और ये यानी जो भारतीय मानक समय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1947 को। कब? 1 सितंबर 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रश्न है कि जैसे अभी आपको पूछा जा सकता है कि यानी जो भारतीय मानक समय उसकी यानी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1947 को हुई थी। और उसके बाद यानी जो भारतीय जो मानक समय वो आपका कितने से लिया गया है? ये लिया गया है 82 यानी 82.5 डिग्री यानी पूर्वी देशांतर से ये लिया गया है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका इलाहाबाद। कहाँ पर है ये? आपका इलाहाबाद कहाँ पर है ये? इलाहाबाद। और इसे अब बोला जाता है प्रयागराज। और किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज के भी नाम से इसे जाना जाता है। इसके निकट नैनी, कहाँ से? नैनी नामक यानी जगह से ये गुजरती है। और यहीं से क्या लिया गया है? आपका यानी भारत का समय लिया गया है। और ये यानी जो ये देशांतर रेखा है वो यानी भारत के कौन कौन से यानी राज्यों से गुजरती है? तो ये आपके 5 राज्यों से गुजरती है। कितने? 5 से। उनके नाम क्या क्या हैं? उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ के अलावा आपका ओडिशा के अलावा आपका आंध्र प्रदेश। अब आपसे किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें? एक तो आपका ये नॉर्मली एक प्रश्न बन रहा है, उसके अलावा ये बन सकता है आपका प्रश्न कि भारतीय मानक समय यानी जो आधारित है वो कब यानी शुरुआत था? तो 1 सितंबर आपका 1947 में। उसके बाद यानी जो ये आपकी 82.5 डिग्री जो रेखा है वो यानी कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के नैनी नामक जगह से गुजरती है। और ये यानी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपके 5 राज्यों से, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे ये गुजरती है। इस तरह से आपके यानी एक प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को यानी उत्तर हम इस वीडियो में लगातार आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका सही है ऑप्शन ए बांग्लादेश। भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो किस देश के साथ है?
तो बांग्लादेश के साथ है। अब आपको बता दें कि भारत यानी भारत की किस किस देश के साथ कितनी कितनी सीमा है। तो जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के साथ है किसके, बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। कितनी, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। चीन के साथ आपकी है 3488 किलोमीटर। उसके बाद आपकी पाकिस्तान के साथ है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर। कितनी, 3323 किलोमीटर आपकी है। उसके अलावा नेपाल के साथ आपकी 1751 किलोमीटर है। उसके अलावा आपकी बर्मा यानी म्यांमार के साथ है, वो आपकी कितनी है, म्यांमार, ये आपकी है 1643 किलोमीटर। उसके अलावा आपके भूटान के साथ, किसके, भूटान के साथ आपकी है यानी कितनी है 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। अब इस यानी एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन रहे हैं। अब आपका एक प्रश्न डायरेक्ट यही बन रहा है कि भारत और यानी भारत की सबसे लंबी सीमा किस यानी देश के साथ है, तो उसमें आपका प्रश्न का उत्तर सही हो गया बांग्लादेश। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के साथ यानी कितने किलोमीटर की यानी सीमा रेखा है। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है भारत और चीन के साथ कितने यानी किलोमीटर की है। उसके साथ जैसे पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की है, फिर नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की है, फिर म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर की, उसके बाद भूटान के, फिर अफगानिस्तान के। इस तरह से एक प्रश्न से आपके कम से कम इसमें 6 से 7 प्रश्न बन रहे हैं और इसी तरह से यानी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी ये डायरेक्ट आपका जैसे प्रैक्टिस सेट में यानी ये प्रश्न है कि जैसे भारत की जो सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, ये एक प्रश्न हो गया। अब इससे ये और प्रश्न बन रहे हैं, यही प्रश्न आपसे इसी में से भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सीधा ये प्रैक्टिस सेट का यही प्रश्न पूछा जाए। ये जो आपको हमने बताया डाटा, इसमें से भी कोई प्रश्न बनाया जा सकता है कि जैसे अभी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए भारत और नेपाल के बीच यानी कितनी यानी किलोमीटर की सीमा रेखा है, तो ये भी एक प्रश्न है। तो यानी एक प्रश्न से कई प्रश्न बन जाते हैं, इसीलिए हम एक उस यानी जितने प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उनमें सभी में यही बताते चल रहे हैं कि इससे और भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन वीडियो को लगातार आप देखते रहें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित रेलगाड़ियों में कौन सी भारत में समय दूरी के संदर्भ में सबसे लंबी रेलगाड़ी है। ऑप्शन ए एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी हिमसागर एक्सप्रेस, ऑप्शन सी नवयुग एक्सप्रेस, ऑप्शन डी जम्मू एक्सप्रेस। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस। यानी निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबी रेलगाड़ी है, तो विवेक एक्सप्रेस है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये आपकी चलती है डिब्रूगढ़ असम से, कहाँ से, डिब्रूगढ़ असम से। और ये कहाँ तक चलती है, कन्याकुमारी तक चलती है। और कन्याकुमारी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में ये कन्याकुमारी है। अब जैसे इससे आपका ये प्रश्न बनता है, जैसे अभी ये नॉर्मल एक प्रश्न ना, अब ये बन सकता है कि जो विवेक एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है। उसके अलावा ये बन सकता है कि जो भारत की सबसे लंबी यानी ट्रेन है वो यानी कहाँ से कहाँ तक चलती है। और उसके अलावा ये पूछा जा सकता है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ट्रेन चलती है वो जो सबसे लंबी ट्रेन है उसका नाम क्या है। यानी एक प्रश्न से आपके 4 से 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 7 प्रश्न तक ही यानी आपके बन सकते हैं, 8 प्रश्न बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका एक प्रैक्टिस सेट में प्रश्न है तो उसी से यानी सीधा पूछ लिया जाए, उससे जो जुड़े हुए पॉइंट है उनसे भी आपका प्रश्न बन सकता है। इसलिए यानी पूरा वीडियो को अच्छे से देखें, एक भी पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि एक प्रश्न से आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। अभी आपका एक गलती से प्रश्न गलत हो गया और आपको हमने यदि वीडियो में बताया और आपने ध्यान नहीं दिया और यदि वो गलत हो गया तो उससे आपका प्रश्न से यानी आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है, क्योंकि एक नहीं 0.1 नंबर कम होने से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसलिए आप यानी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए और समय भी आपका बहुत कम है, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि एक नंबर आपके यानी सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भीम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी, ऑप्शन बी भारत इनिशिएटिव फॉर मनी, ऑप्शन सी भारत इमीडिएट फॉर मनी, ऑप्शन डी भारत इंटरफेस फॉर मनी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो आपका सही होगा फॉर मनी, यानी भीम यूपीआई का पूर्ण रूप है। अब जैसे भीम यूपीआई का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी है। आपका हुआ था 30 दिसंबर 2016 को। कब हुआ था? 30 दिसंबर 2016 को हुआ था। इसी तरह के भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे भीम यूपीआई, जो भीम यानी यूपीआई है उसकी यानी शुरुआत कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 2016 को हुई थी। क्योंकि अलग अलग तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं, ये नहीं है कि सीधा एक प्रश्न आपसे पूछा जाए, आपको घुमा करके भी पूछा जाता है। कभी कभी जैसे परीक्षार्थी बोलते हैं कि पेपर हार्ड आया, तो पेपर हार्ड कैसे बनता है कि यानी कोई नॉर्मल प्रश्न है उसे ही यदि घुमा के पूछ लिया जाए तो वो यानी प्रश्न आपका हार्ड बन जाता है। क्योंकि आप सीधा नॉर्मल प्रश्न याद करते हैं कि हाँ भीम यूपीआई का ये नाम है। अब आपसे ये पूछ लिया कि भीम यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको यानी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने डेट तो ध्यान नहीं रखी है। इसलिए सभी यानी चीज़ों को सही और सटीक तरीके से पढ़ें और सही और सटीक तरह से समझते चलें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1977, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2012, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1998, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1989। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1989। जवाहर रोजगार जो योजना का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1989 को हुआ था। और ये इसका यानी जो जवाहर रोजगार योजना, इसका काम क्या है? तो इसका काम है यानी जो गरीबी रेखा से, किससे? गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 90 से 100 दिन का रोजगार, क्या है? यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जो यानी लोग हैं उनके लिए 90 से 100 दिन का रोजगार यानी इस योजना में बताया गया है कि मतलब इस योजना का क्या काम है? तो इस योजना का जो काम है वो 90 से 100 दिन का यानी रोजगार, जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं यानी अपना जीवन यापन करना है उनके लिए 90 से 100 दिन का यानी रोजगार की बात की गई है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी परीक्षार्थियों को यानी इन प्रश्नों के बारे में जानकारी हो सके। और ऐसे ही आप अपना प्यार यानी अपने इस YouTube चैनल से बनाए रखें, जिससे आपका प्यार यानी हम पर बना रहेगा तो और हम मेहनत कर पाएंगे और आपको सिलेक्शन यानी दिलाने की पूरी से पूरी प्रयास करेंगे, जिससे किसी भी यानी बच्चे का यदि सिलेक्शन हो जाता है तो उससे हमारे लिए और कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि एक बच्चे का यदि हम सिलेक्शन करा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि हम 1 से लेकर के 100 जितने भी हमसे यानी बन सके ज़्यादा से ज़्यादा यानी परीक्षार्थियों का सिलेक्शन हो और वो अपने यानी परिवार का एक अच्छा जीवन यापन कर पाएँ, क्योंकि सभी यानी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत ही यानी निचले स्तर के परिवार में बिलोंग करते हैं, तो वो उनके लिए एक ये रोज़गार मिल जाए तो इससे खुशी की बड़ी बात और हो ही नहीं सकती है। क्योंकि यदि एक बच्चे का यदि सिलेक्शन होता है तो पूरा एक परिवार जिसमें 5 से 10 लोग हैं उन सभी का यानी अच्छा यानी जीवन चलने लगता है। इसलिए हम तो यही प्रयास कर रहे हैं लगातार कि यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, अपने इस YouTube चैनल से पढ़े हुए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यानी आगे बढ़ें और अच्छे यानी जॉब में यानी लगें। धन्यवाद।